नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे क्योंकि शिक्षा को लेकर के कई तरह से बातें हो रही हैं। बदलते परिवेश में शिक्षा एक अपनी अलग भूमिका निभाने जा रहा है और नीतियां भी बदल रही हैं। ऐसे में जो देश की प्रतिष्ठित कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कहीं ना कहीं बदलाव उनमें भी नजर आएगा। अब इस बदलाव के साथ इस नए परिवेश में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से एडजस्ट करें, किस तरह से वो इन नीतियों को समझें और अपने आप को मोटिवेट करते हुए माफ कीजिएगा, यूपीएससी जैसी जो देश की सबसे हायर एजुकेशन लेवल पे सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, जहां से हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स निकलते हैं जो इस देश के लिए नीतियां बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, उनकी परीक्षा होती है। लेकिन उसको क्रैक करना, उस किले को तोड़ना इतना आसान भी नहीं होता है। तैयारी लंबी होती है और जो दृढ़ निश्चय, जिसको जुनून कहते हैं, वो जबरदस्त होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए और किस तरह से तैयारी रखनी चाहिए, इस परीक्षा के क्या क्या नियम हैं, कितनी स्टेज हैं, कितनी सीढ़ियां हैं, इन सब पर हमारे साथ बात करेंगे जो कि यूपीएससी एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को पिछले कई सालों से प्रिपरेशन करवा रहे हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, संदीप जी। संदीप जी, न्यूज अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी मैम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपना पूरा नाम बता दीजिए। मैं संदीप जी बोलते आती हूँ, तो संदीप जी ही मैंने बोल दिया। अगर स्टूडेंट आपको संदीप जी के नाम से ढूंढना चाहेंगे तो आप मिल नहीं पाएंगे, इसलिए आपका पूरा नाम जानना हमारे बच्चों के लिए, हमारे छात्रों के लिए बेहद जरूरी है, ताकि जब भी वो कांटेक्ट करें तो उनके पास पता ठिकाना पूरा होना चाहिए। जी मैम, आप मेरा नाम पूरा संदीप कुमार है और संदीप कुमार द मोटिवेटर इसके नाम से मुझे गूगल में सर्च कर सकती हैं आप, या बच्चे सर्च कर सकते हैं जो स्टूडेंट हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, जो व्यूअर। और यूट्यूब में भी आप सर्च कर सकते हैं। लास्ट 10 ईयर से मैं यूपीएससी फैकल्टी के रूप में कार्यरत हूँ और नॉर्थ ईस्ट में भी मैंने काम किया है। गुवाहाटी में पढ़ाया है, सिलचर में 1 साल मैंने अपना इंस्टीट्यूट चलाया हुआ। और एक बार फिर से उसके बोलिएगा, बाद वहां पे किसी वजह से पॉज इंट्रोडक्शन हो मेरा गया। यही है, बहुत बहुत सिंपल सिंपल सा इंट्रोडक्शन है मैम कि अब मैं यूपीएससी फैकल्टी हूँ। लास्ट 10 ईयर से मैं यूपीएससी एज ए यूपीएससी फैकल्टी बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ यूपीएससी के लिए। नॉर्थ ईस्ट में मैं बहुत ज्यादा टाइम अपना बिताया हूँ। 10 साल में से 6-7 साल के आसपास मैं सिलचर, तिनसुकिया, गुवाहाटी, ईटानगर ऐसी जगह पे रहा। और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल द्वारा मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, सर्टिफाइड मोटिवेशनल स्पीकर। आरजीयू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के वीसी सर ने भी मुझे सर्टिफाइड किया है एज ए मोटिवेशनल स्पीकर। ये तो एक मेरा छोटा सा डिटेल हो गया। 2 किताबें मैंने लिखी है। एक मोटिवेशनल बुक है, ऑनेस्ट मेजर ऑफ सक्सेस, जो वहाँ के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। और अभी रिसेंटली मैंने एक बुक लिखी है यूपीएससी के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री। तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वो काम करेगा। ये छोटा सा मेरा परिचय हो गया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनीता मैम, स्पेसिफिकली कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। और मैं आज से नहीं, बहुत दिन से फॉलो करते आ रहा हूँ आपका चैनल। बहुत अच्छे आप रिसोर्स पर्सन को लेकर आती हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और इस तरीके की इनिशिएटिव यदि चलते रहे न्यूज अड्डा में, तो डेफिनेटली हम सोसाइटी को एक एक मिनिमम लेवल की रिक्वायरमेंट होती है जो रिफॉर्म करने की, वो जरूर यहाँ से निकलेगा। क्योंकि कहा भी गया है कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर के बाद यदि कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी है जिससे हमारे देश का रिफॉर्म आ सकता है, वो मीडिया ही। तो इस मीडिया के थ्रू आप इस चीज का, इस इनिशिएटिव रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आने वाला समय आपका है। और ये एक बहुत अब बहुत बड़ी चीज होगी हम स्वामी लोग इस विवेकानंद चैनल के जी। मोटिवेशन को पे कम ध्यान देते हुए, क्या मोटिवेशन हमारे स्टूडेंट्स को होना चाहिए, किस तरह से उनको आगे बढ़ना चाहिए। यूपीएससी जब भी ये नाम आता है और हम इस एग्जामिनेशन की तैयारी की बात करते हैं, हम बच्चों को बोलते हैं, हर माँ बाप की इस देश में ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा यूपीएससी कंप्लीट करे। वो
इस परीक्षा को क्रैक करे और अफसरशाही में जाए, ब्यूरोक्रेसी में जाए। लेकिन जब स्टूडेंट इसमें घुसते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ समय बाद उनको लगता है कि शायद ये मेरे वश की नहीं है। कैसे लगे उनको कि हाँ ये उन्हीं के वश की है, उनके हाथों में सब कुछ है, बस ये जादुई छड़ी को पेशेंसली हैंडल करना है। हाँ जी जी, कोई ऐसा कोई मैजिकल बैंड तो मुझे भी अभी तक नहीं मिला लास्ट 10 साल से पढ़ाते हुए, लेकिन एक मैजिकल बैंड मिला है जिसको मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। और वो यूपीएससी के लिए ही नहीं, जिंदगी के किसी भी काम के लिए। आपने अपना चैनल स्टार्ट किया है या मैं अपने टीचिंग करियर को स्टार्ट किया था, यदि इसमें आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रख पाती हैं अपने चैनल में, या मैं अपनी टीचिंग में कंसिस्टेंसी रख पाता हूं, तो जरूर हम लोग सफल होंगे। और हर जीवन के हर जगह पे इस चीज की बहुत ज्यादा वैल्यू है। जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको सबसे पहले अपने दिल से पूछना चाहिए कि मैं यूपीएससी की तैयारी क्यों करना चाहता हूँ। अपने से पूछिए आप, और उसके बाद जो आपको मोटिवेशन आए तो लगे फिर कि ठीक है, हमने इस चीज के लिए मुझे यूपीएससी करना है, सोशल सर्विस मुझे करनी है। उसमें भी मोटिवेशन आपका छोटा नहीं होना चाहिए कि मुझे लाल बत्ती चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। ये सब बहुत क्षणिक चीजें हैं, मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं। कार्ल मार्क्स ने बहुत अच्छे से दास कैपिटल अपनी किताब में इसको डिफाइन भी किया है। मेटेरियलिस्टिक चीजें बहुत ज्यादा दिन तक आपको खुश नहीं रख सकती हैं। आपके पास एक बड़ी गाड़ी है, उससे भी बड़ा कोई खरीद के ले आएगा कुछ दिन के बाद, तो आपकी खुशी चली जाएगी। तो यदि आपका ऐसा मोटिवेशन निकलता है कि आप सोसाइटी को सच में सर्व करना चाहते हो, क्योंकि बहुत लोग हैं जो जिसको आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके सर्विस की जरूरत है, आपके केयर की जरूरत है, आपके डिसीजंस की जरूरत है, आपके पॉलिसी की जरूरत है। तो इस तरीके का यदि मोटिवेशन रहे और कंसिस्टेंट 4-5 घंटे, ये यूपीएससी प्रिपरेशन इज अ वेरी इजी प्रोसेस, इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बट एवरीथिंग विच इज सिंपल इज नॉट वेरी इजी। वॉकिंग करना बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इजी नहीं है। सिंपल इसलिए है कि आप वॉकिंग करिए एक आधे घंटे निकल के रोज, लेकिन इट्स नॉट इजी। 2 दिन जाइएगा, तीसरे दिन हो सकता है कि कोई आपको जाने का मन नहीं करे या कोई और चीज हो जाए तो आप नहीं जाइएगा। यूपीएससी में भी यही कहानी होता है कि 2 दिन 3 दिन तक बहुत जबरदस्त आग लगी रहती है। उसके बाद कभी कोई रिलेटिव कुछ कह दिया कि तुमसे तो छोटे लेवल का एग्जाम नहीं निकलेगा, तुम यूपीएससी का ख्वाब कैसे देख सकते हो। आपके अपने रिलेटिव ऐसी बात कह देते हैं, आपके अपने दोस्त ऐसी बात कह देते हैं। तो वैसी चीजों से बॉक डाउन नहीं होना है, निगेटिविटी से कोसों दूर रहना है। जब एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर डिसाइड कर लिया। वो कहते हैं कि करत करत अभ्यास से जर्मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। कहने का मतलब कि उस रस्सी का कंटिन्यू आने जाने से उस पत्थर पे निशान पड़ सकता है, तो आपके कंसिस्टेंसी से क्यों नहीं यूपीएससी का बेड़ा पार हो सकता है। बिल्कुल हो जाएगा। बस कंसिस्टेंट रहना है 1 साल तक, मिनिमम 1 साल तक 6 से 7 घंटे की स्टडी आपको करनी है। 12 घंटे भी नहीं करना है। वो जमाने चले गए जब 12 घंटे पढ़ के लोग निकालते थे। आज के डेट में यूपीएससी का पैटर्न कुछ इस तरीके से हो गया है कि आपको हर चीज में एक परफेक्शन वो लोग देखते हैं, नॉट ओनली इन स्टडी, अपार्ट फ्रॉम स्टडी ऑल्सो। पूरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप कैसे हैं, और समाज का आपका ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज आपका कितना है। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज से काम नहीं चलेगा। तो आप 5-6 घंटे पढ़ें, लेकिन बाकी टाइम में आप अपने आंख और कान खुले रखिए और देखिए कि कौन सी पॉलिसी किस तरीके से आपकी सोसाइटी को चेंज कर रही है ग्राउंड लेवल पे, और उस पर एनालिसिस करते रहें। और इस अप्रोच के साथ यदि आप चलेंगे तो डेफिनेटली अभी तक का जो टॉपर्स का राय है और जितने मेरे बच्चों ने निकाला है, उनका यही कहना है कि कंसिस्टेंट तरीके से रहें, पॉजिटिव रहें और नेगेटिविटी से कोसों दूर रहे। एग्जाम में सफल हो जाएंगे, एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। जी मतलब कि मैम। आपको वर्सटाइल रहना है संदीप जी, वर्सटाइल रहना है। जी जी आपकी बिल्कुल। आपका आपका आंख और कान खुला रखना मतलब कि आपको हर वक्त चौकन्ना रहना है, वर्सटाइल रहना है, और हम्म। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जो पहले कहा जाता था, मास्टर ऑफ नन, उस उससे बिल्कुल इतर हटके उसको उस थॉट को कोलैप्स करते हुए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और मास्टर ऑफ ऑल बनते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। एक सबसे बड़ी बात होती है कि जब स्टूडेंट, कोई नया स्टूडेंट आता है यूपीएससी क्रैक करना है, तो उसको ये तो पता होता है कि इसके 3 स्टेप्स हैं, 3 चरणों में ये एग्जाम होगा, पीटी, मेंस एंड इंटरव्यू। लेकिन पीटी में क्या होगा, मेंस में क्या होगा, इंटरव्यू में क्या होगा, ये इससे बिल्कुल वो वैक्यूम में रहता है। वो जब आए तो उसके सामने जो दृश्य है, जो चित्र है, जो तस्वीर है, वो क्लियर होनी चाहिए कि पीटी के लिए आपको क्या करना है, मेंस के लिए क्या करना है। हम इस पे स्टेप बाय स्टेप विस्तृत में चर्चा अपने अगले आने वाले एपिसोड्स में करेंगे।
लेकिन मैं जानना कि एक छोटा सा ब्रीफ दे दे ताकि उनको लगे कि हाँ हमको इस तरह से तैयारी करनी है। अगर हम इसके लिए 3 चरण हैं और 3 चरण में मुझे किन-किन चरणों में कैसे-कैसे अपनी तैयारियां करनी है। जी मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बेसिक चीज है जो बच्चे अक्सर लेके इन वेरियस जो स्टेजेस हैं यूपीएससी को उसमें कंफ्यूज रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इन तीनों में एक चीज बड़ा कॉमन है, बहुत ही ज्यादा कॉमन है, जो तीनों में इक्वली काम करता है। और सबसे बड़ी बात कि इन तीनों चीजों का, तीनों एग्जाम के का सिलेबस अलग नहीं है, सिलेबस एक ही है, बस इसका नेचर अलग अलग है। जैसे प्रीलिम्स के एग्जाम में एमसीक्यू आता है, उसमें आपको लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ऑप्शंस रहते हैं आपके सामने, उस ऑप्शंस को ट्रिक लगाना होता है और उसमें आप क्वालिफाई करते हो। तो मेंस वाले में आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है जिसमें 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। अब तो खैर 15 और 20 मार्क्स के भी कर दिए हैं कुछ क्वेश्चंस। तो उसमें आपको क्वेश्चंस होगा और उसको आपको लिखना पड़ेगा। और इंटरव्यू में भी वही सारी चीजें पूछी जाती हैं जो आपने पीटी और मेंस में पढ़ा है, बट एट द सेम टाइम आपका एटीट्यूड देखा जाता है। आपकी जानकारी अलग चीज है, आपका एटीट्यूड अलग चीज है। जानकारी होना और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो उस एटीट्यूड को बेसिकली चेक किया जाता है, नॉलेज तो चेक हो जाता है प्रीलिम्स और मेंस में। तो उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना है और जो भी आपको आता है उसको एक पॉजिटिव तरीके से, जैसे गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से आप खफा हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ने गलत काम किया या गलत पॉलिसी लगाया। गवर्नमेंट कभी गलत पॉलिसी नहीं बनाती, इम्प्लीमेंटेशन उसका गलत हो जाता है। जैसे गवर्नमेंट तो एक अच्छे नीयत से बनाती है, लेकिन क्या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने वाले, क्या वो मास लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक, जो जमीनी स्तर पे जो लोग काम कर रहे हैं उन तक पहुंचता है कि नहीं। और उन पे नहीं पहुंचता है तो फिर पॉलिसी बनाने वालों की गलती नहीं है, वो इम्प्लीमेंटेशन करने वालों की गलती है। तो इसमें एज ए चैलेंजेस कह के हम बता सकते हैं कि नरेगा में या कोई भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसी पॉलिसी आई है, इसमें ये सब भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। जहां तक एग्जाम की बात है तो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है और उसमें 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, जीएस पेपर 1 पेपर 2। एक सीसेट होता है सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर जीएस होता है। जीएस में इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। और फिर मेंस का जो पेपर होता है उसमें भी 4 पेपर आपके जीएस के होते हैं, 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं, एक ऐसे पेपर होता है और 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। लैंग्वेज का पेपर वो तो कोई भी निकाल देता है। रही बात इंटरव्यू की लास्ट फेज का, तो इंटरव्यू में मैं फिर से वही कहूंगा कि आपको अपना नॉलेज वहां नहीं दिखाना है। नॉलेज आपका चेक हो चुका है आपके पीटी में, चूंकि आपने पीटी क्वालिफाई किया है, मेंस क्वालिफाई किया, तब आप इंटरव्यू में पहुंचे हो। तो ये चीज तो ऑलरेडी वेल नोन है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, इसीलिए आप दोनों एग्जाम को क्वालिफाई किए हो, तभी आप इंटरव्यू में पहुंचे। तो इंटरव्यू में टैकल करने का बहुत सीधा सा रास्ता है कि आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाएं और हर चीज को, नेगेटिव चीजों को भी थोड़ा पॉजिटिव करके बताएं। और उसके बाद यदि कुछ ऐसा कुछ नेगेटिव है तो एज ए चैलेंजेस आप बता दीजिए कि यहाँ से इस तरीके की इंप्रूवमेंट हो जाती तो और अच्छा हो जाता। तो यही है मैम। और बाकी पीटी की तैयारी कैसे करें, मेंस की तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इस पे हम तीन तो तीन हम घंटे का सेमिनार देते हैं। डिटेल तो में आपका डिस्कस जो करेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट वाइज भी नेक्स्ट डिस्कस एपिसोड करेंगे। आएगा, जी जी, हाँ, हाँ सब्जेक्ट उसमें वाइज हम भी डिस्कस डिस्कस करेंगे, करेंगे। डिटेल में भी लेकिन पीटी की बात आपने कही कि पीटी जो होता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ जो पहला स्टेप है वो आगे बढ़ता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में करंट जी अफेयर्स जो है वो बहुत मायने रखता है। जी अब करंट अफेयर्स जी इतना जी बड़ा जी सागर है कि उससे गागर भर पानी निकालना और फिर उसको उस हम्म पानी को में मिठास घोलते हुए पीने लायक बनाना, ये बड़ा एक संकट का समय होता है हम्म कि कैसे वो कौन सा करंट है जो अफेयर्स के साथ मैच कर जाए और मेरे एग्जाम को भी वो मिसमैच ना होने दे, बल्कि उसके साथ साइमल्टेनियसली वो आगे बढ़े और हम उसमें ये जो करंट अफेयर्स है उस सपोर्टिव रोल अदा करते हुए हमारे लिए एक वरदान साबित हो। कैसे कैसे तय करे स्टूडेंट, क्योंकि बाकी तो सब्जेक्ट्स होते हैं, करंट अफेयर वो चीज है जो जिसमें हर सब्जेक्ट आता है और हर सब्जेक्ट ही नहीं बल्कि दीन दुनिया जहान, इतिहास, भूगोल, वर्तमान, हर चीज को समेटे रहता है। जी मैम, ये भी एक बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। और चाय की दुकानों पे मैंने देखा है कि न्यूज़पेपर पढ़ के और बहुत लंबी बातचीत चलती है। आप किसी चाय की दुकान पे चले जाइए तो वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि 3 बच्चों की माँ अपने प्रेमी के साथ फरार। तो ये यूपीएससी ये नहीं पूछने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं पूछेगी यूपीएससी। तो पेपर में पढ़ना क्या है, बहुत बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है। और इसको समझने के लिए मैं बहुत सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ
कि आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसे समझिए कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। और इसके बाद यदि कोई टॉपिक आ रहा तो उस पर आपका क्या राय होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, तो मेरे को आज कोई पूछेगा कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो मैं कहूंगा कि हेल्थ सेक्टर को बहुत अच्छा करना चाहिए, क्योंकि कोविड में हमने देखा है, हमने अपनों को खोया है। भगवान न करे आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन ऐसा हुआ है कि हेल्थ सेक्टर बहुत खराब था। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं थे, देश की राजधानी में हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, बाकी जगह का तो अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। तो उस पे यदि कोई आर्टिकल आता है तो वो आपको पढ़ना है। एजुकेशन की बात यदि करें तो ठीक है, दिल्ली में हो सकता है कि लिटरेसी रेट ज्यादा हो, केरला में लिटरेसी रेट ज्यादा हो। मैं एक बहुत छोटे कस्बे से आता हूँ, बिहार के एक बहुत छोटे कस्बे से आता हूँ, जहाँ पे कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, अभी कुछ दिन पहले आई है, तो वहाँ की लिटरेसी रेट बहुत खराब था। तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्या कर रही है गवर्नमेंट, कौन सी ऐसी पॉलिसी ला रही है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ा सकें। जो प्राइमरी लेवल का एजुकेशन है उसको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप दिल्ली में तो बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया है अभी जो यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर है, लेकिन आप यूपी में चले जाइए, आप बिहार में चले जाइए, वहां पे अभी भी एजुकेशन का जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसका एजुकेशन स्तर जो है बहुत बहुत नीचे है। 5th क्लास 6th क्लास के बच्चों को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, मैथमेटिक्स के नॉर्मल सम्स नहीं आते हैं। तो ऐसी चीजों को हमें पढ़ना है, बाकी किसी भी चीजों को नहीं पढ़ना है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपका एम्प्लॉयमेंट पे क्या कहना है, आपका डेमोक्रेसी पे क्या कहना है, आपका एजुकेशन पे क्या कहना है, आपको हेल्थ पे क्या कहना है, आपको टेररिज्म पे क्या कहना है, आपको इन्वायरमेंट पे क्या कहना है, ये सारी चीजों से रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। और एक और सिंपल सा टिप्स बता दूं कि यूपीएससी का सिलेबस निकालिए, और जिस तरीके से गीता पढ़ते हैं आप, जिस तरीके से कुरान पढ़ते हैं, जिस तरीके से गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, जिस तरीके से बाइबल पढ़ते हैं, उसी तरीके से उस सिलेबस को भी आप लगातार 1 महीने तक पढ़ते रहिए। उसमें आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी आपके न्यूज़पेपर में आता है तो आप उसको जरूर पढ़ लें। पढ़ने के बाद उसको अपने शब्दों में लिख लें नोट्स में, और उसको रिवाइज करते रहें। आप रिवाइज करते रहेंगे तो उसको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको गाने याद हो जाते हैं, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई असाइनमेंट नहीं कराते हैं टीचर्स को, गाने ऐसे ही याद हो जाते हैं। किशोर के गाने, मुकेश के गाने मुझे भी याद है, जब मैं सुनता हूँ तो साथ में गाता हूँ। इसी तरीके से वो चीजें भी याद हो जाए। इसको हम लोग मियर एक्सपोजर टेक्निक कहते हैं। साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है कि एक ही चीज को बार बार देखने से उस चीज से आपका अफेक्शन हो जाता है, वो चीज आपको याद भी हो जाता है। और बड़ा दिलचस्प एक एग्जाम्पल मैं कोट करना चाहूंगा लास्ट में कि मियर एक्सपोजर टेक्निक कितनी जबरदस्त चीज होती है। एक प्रेमी था, अपनी प्रेमिका को रोज एक खत लिखता था। काफी दूर था वो, और अपनी प्रेमिका को रोज अपना प्यार दर्शाने के लिए एक खत लिखता था। वो मिल नहीं पाता था, लेकिन एक लव लेटर उसको रोज लिखता था, और जो डाकिया रोज उस लव लेटर को पहुंचाता था उस प्रेमिका के पास। अंत में ऐसा हुआ कि उस प्रेमिका ने उस डाकिया से शादी कर लिया। ये होता है मियर एक्सपोजर टेक्निक का जादू, कि उसने देखा किसको, लेटर तो कोई और लिखता था, लेकिन वो देखती थी रोज रेगुलर बेसिस पे उस पोस्टमैन को जो उसको उस चिट्ठी को पहुंचाता था। तो यही चीज होता है आपकी अपनी स्टडी में भी। आप लगातार यदि कंसिस्टेंट तरीके से एक ही चीज को बार बार कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि आप गाने सुन के याद नहीं करते हो बट याद हो जाता है, आपको भी याद होगा मैम बहुत सारे गाने, तो उसको आपने याद नहीं किया होगा, आपसे किसी ने एग्जाम नहीं दिया होगा, आपको किसी ने रटने के लिए नहीं कहा होगा, लेकिन फिर भी उस गाने को आपने याद कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा लगता है, या आपने उसको मल्टीपल टाइम सुना होगा। वही सेम चीज यूपीएससी के लिए भी है कि एक बार रीड करते रहिए, रीड करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, और देखिएगा कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में उस चीजें एग्जाम तक के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए आपको याद हो जाएगी। मैंने तो ऐसा ही किया, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, कहीं पढ़ा नहीं है, मेरे साथ ऐसा घटित हुआ, इसीलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ चीज। जी मैम। जबकि वो जो दोहा है कि करत करत अभ्यास थे जिस्मति होत सुजान, रसरी आवत जास थे सिल पर पड़त दिल पे निशान। परत तो निशान। ये आपके सिल पे भी निशान छोड़ के जाएगा अगर आप जी। लगातार कंसिस्टेंट वे में अभ्यास करते रहते हैं। लेकिन आपने बोला कि गाने जैसे बिल्कुल। याद हो जाते हैं सुनते सुनते, और फिर उसको याद करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब बोला जाता है गाने के लिए तो उस वक्त में भूल जाते हैं। कुछ ऐसा ही रहता होगा, जैसे कोई बोलता है कि कुछ गाना गाओ तो वो गाने भूल जाते हैं, हम हमारे दिमाग से गाना बिल्कुल गायब हो जाता है। तो वैसे ही कुछ सिचुएशन मुझे लगता है कि जब वो एग्जामिनेशन सेंटर में, एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे जाते होंगे और उनको लगता होगा कि अ, वो क्या था अचानक से, क्योंकि गाना याद करने के लिए बोल गया तो कहीं वही ठीक है। गाना मिस कर गए। तो ऐसा इस तरह की चीजों से बचने के लिए किस तरह से अपने आप को, अपने स्टेबल माइंड को, हम्म। अपने विल पावर को और अपनी एनर्जी को मतलब उसकी अलाइनमेंट जो है वो एक दिशा में रखे, ताकि आप कुछ मिस ना कर पाए। हम मिस कर जाते हैं क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को करते रहते हैं, इसकी वजह से। सबसे पहले तो आप
सबसे पहले तो आपके एनालिटिकल स्किल्स को मैं सैल्यूट करता हूँ, और मुझे लगता है कि कभी ना कभी यूपीएससी का इंटरेस्ट आपके अंदर भी जरूर रहा होगा, जिस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्योंकि मुझे पूरा पता है कि आपने क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं किया है, और तब भी इतना सटीक क्वेश्चन पूछना ये एक बहुत बड़ी बात है, और इस पर रिसर्च होना चाहिए। दूसरी चीज कि अब आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ कि आपने गाना, सबसे पहले तो गाने वाला का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूं, फिर यूपीएससी पे भी आ जाऊंगा। आपने बोला कि गाना हमको आता है लेकिन कोई कह दे गाने के लिए तो हम नहीं गाते हैं, बहुत ऑब्वियस सी बात है, अच्छी बात है और सच है। मैं भी जब पहली बार बोलने गया था स्टेज पे तो मुझे बहुत हेजिटेशन हुआ, जबकि मेरे कंटेंट थे मेरे पास, लेकिन नहीं नहीं, मैं शायद हेजिटेशन नहीं उतना है, अच्छा दिमाग से ही डिलीवर नहीं निकल कर जाता पाया है। जितना आज। हेजिटेशन नहीं होता है, दिमाग से निकल जाता है, भूल दिमाग जाते से हैं भी वो। कुछ चीजें, दिमाग, जी जी, दिमाग से भी कुछ चीजें निकल जाती हैं, वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। लेकिन क्या होता है कि जब लगातार हम बोलते रहते हैं ना, जब फिर मुझे दूसरी बार बोलने को मिला, तीसरी बार बोलने को मिला, या आपने एक बार गाना गा दिया, दूसरी बार आप गाना गाएंगे तो कुछ इंप्रूवमेंट होगा, फिर तीसरी बार थोड़ा कम हेजिटेशन होगा, चौथी बार थोड़ा और कम होगा, और धीरे धीरे आप एडॉप्ट कर जाओ। यही सेम चीज यूपीएससी में भी होता है कि आप डायरेक्ट टेस्ट में मत जाइए ना। टेस्ट सीरीज बहुत सारे हैं, आप पहला टेस्ट लिख दीजिए। जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट में 50 टेस्ट देता हूँ, और मैं तो रोज टेस्ट, मतलब वीक में सैटरडे को सैटरडे मेरा टेस्ट ही होता है। तो टेस्ट देते देते बच्चे इतने हैबिचुएटेड हो जाते हैं कि फिर उनको वहां पे भी एकदम यूजुअल सा लगता है, क्योंकि वैसी चीजों को बहुत बार इनकाउंटर कर चुके हैं। मैं अब स्टेज पे जाता हूँ तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी स्टूडियो में जाता हूँ मैं कुछ भी प्रिपेयर नहीं करता हूँ, जो मन में आता है, जो दिल में आता है वो बोल के आता हूँ, और लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि बहुत खराब नहीं था, अच्छा था। तो वही चीज है कि अब मेरी प्रैक्टिस हो गई है, पहली बार शायद मुझे हेजिटेशन हुई होगी, अब नहीं होती है। आप भी इतना इतना अच्छा बोल रही हैं, शायद आप पहले बार जब आपने स्टार्ट किया होगा, जब भी स्टार्ट हुआ होगा न्यू लड़का, तो उस समय शायद आपके अंदर भी एक छोटी सी या कहीं ना कहीं ऐसी हेजिटेशन रही होगी, लेकिन आज के डेट में ये वंडरफुल एंकर की यदि बात कही जाए तो मैं आपका नाम सबसे पहले लिखूंगा। तो वही चीज, सेम चीज है मैम, कि इसमें भी यही है कि वो टेस्ट सीरीज है, बहुत सारा टेस्ट सीरीज है, पहले कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, 15 20 25 30 एज मैक्सिमम एज पॉसिबल जितना टेस्ट है उतना दे ले, ताकि वहां पे वो अभ्यस्त हो जाए, यहाँ पे टेस्ट देके हैबिचुएटेड हो जाए। फिर वहां पे जाएंगे तो उनको बिल्कुल वो जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो आप कह रही है कि दिमाग में रहता है फिर गायब हो जाता है, फिर नहीं कर पाते हैं रिप्रोड्यूस, ये पहली बार जब आप जाएंगे वहां पे तब ऐसा होगा, लेकिन उससे पहले आप बहुत बार प्रैक्टिस कर लीजिए, मोहम्मद अली की तरह, कि वो खूब ज्यादा प्रैक्टिस करके तब जाके बॉक्सिंग उस रिंग में जाते थे और जीत के आते थे। तो जितने भी सफल लोग हैं, मतलब सचिन अब हमारे तेंदुलकर का हमारे एग्जाम्पल मैं पेरेंट्स जो लास्ट बोला में करते थे, कोट करना चाहता हूँ। हमारे माता पिता जो बचपन से बोलते हैं कि लिख के अभ्यास कीजिए, लिख के अभ्यास कीजिए, वो लिखने की आदत आपको बनाए रखनी चाहिए, ताकि लिखते लिखते कहीं ना कहीं जो हमारे इनका ये नर्व्स है, इनका जो कनेक्शन है, जो जो जुड़ता है, वो कहीं ना कहीं दिमाग तक जाता है, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन आपने साइकोलॉजी की बात कही, साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम तैयारियां करते हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगते हैं, आखिर कब तक पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या करें, और जब फर्स्ट टाइम देते हैं उस समय नहीं होता है तो फिर एक सेटबैक लगता है। अब ऐसे में कंसिस्टेंट अपने उस जुनून को बरकरार रखने के लिए, अपने उस मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए मेरा आखिरी क्वेश्चन है इस एपिसोड का। अगली बार हम मोटिवेशन पे एक लंबी चौड़ी बात करते हुए हम प्रिलिमिनरी पे किस तरह से हमारी तैयारी होनी चाहिए वो जरूर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एक इस एपिसोड को देखें तो स्टूडेंट को ऐसा लगे कि हाँ, मेरे मोटिवेशन के लिए, मेरे जुनून के लिए, मेरे अपने अपने अपनी जो आत्मनिर्भरता है, अपनी जो एनर्जी है, उसको बरकरार रखने के लिए आखिर हमें क्या करना चाहिए, उसका जवाब भी उनको मिल जाना चाहिए। जी मैम, थैंक यू सो मच। मैं मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है साइकोलॉजी, लेकिन साइकोलॉजी मुझे बड़ा बहुत दिलचस्प लगता है और मैंने साइकोलॉजी पूरी पढ़ी। तो आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन मैं साइकोलॉजी के आंसर से ही कंप्लीट करना चाहूंगा। आपने बोला कि किस तरीके से मोटिवेटेड रहें, बहुत सिंपल सी बात है, आप ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ेंगी तो इंसान दो ही तरीके से मोटिवेटेड होता है, एक फियर फैक्टर, एक होप फैक्टर। या तो डर लगता है तब, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी मॉडर्न हिस्ट्री में बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है इसको, कि अंग्रेजों ने इस पॉलिसी को खूब अपनाया। कैरेट उनको दिया जो मॉडरेट्स थे, नरम दल के लोग थे, और स्टिक उनको दिया जो गरम दल के लोग थे। तो उन स्टिक का मतलब उनको अरेस्ट करके जेल में डाल देते थे, और ये जो कैरेट वाले लोग थे उनको छोटे मोटे रिफॉर्म्स कर देते थे, तो उसी से वो खुश हो जाते थे। तो ये दोनों फियर एंड होप फैक्टर बहुत काम करता है। यूपीएससी में कैसे काम करेगा मैं बताता हूँ। सपोज दैट कि आपका रिजल्ट निकला आज यूपीएससी का, इमेजिन करिए कि आप तैयारी कर रही हैं, आपका आज रिजल्ट निकला, और आपने देखा कि उस लिस्ट में, पीडीएफ वाली लिस्ट में, अनीता मैम का नाम ही नहीं।
अब फिर सोचिए कि उसके बाद आपको क्या क्या समझ में आएगा। 1 घंटे तक मैं बता रहा हूँ आपको, 1 घंटे तक आप ये सोचेंगे कि काश थोड़ा और पढ़ लिया होता तो हो गया होता। वो 1 महीने हमने बर्बाद कर दिया, वो 1 महीने पढ़ लिए होते तो जरूर हो गया होता। तो ये इमेजिन करना है कि आज यदि यूपीएससी का कल एग्जाम है यूपीएससी का और कल रिजल्ट निकलता है, या कल कल एग्जाम है तो मैं आज क्या कर रहा हूँ, ऐसा या ऐसे इमेजिन कीजिए कि इस बार यूपीएससी का रिजल्ट निकल रहा है और आपका नहीं हुआ, तो क्या होता है। जैसे रिजल्ट आपने भी 10th किया होगा, 12th किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, किसी पेपर में आपके कम मार्क्स आ जाते होंगे तो आप जरूर सोचते होंगे काश इस पेपर में थोड़ा सा और पढ़ लिया हो। तो वो चीज अभी सोचना है, क्योंकि अभी हमारे पास वक्त है। उसमें तो वक्त नहीं होता, उस समय तो आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो रिजल्ट निकल गया आपके सामने, अब तो नहीं कर सकते। लेकिन अभी उस चीज को इमेजिन कीजिए कि नहीं आएगा तो व्हाट विल हैपन, फिर आप सोचोगे काश कुछ और पढ़ दिया होता। तो अब इस टाइम वो टाइम आपके पास है, अभी आप पढ़िए। दूसरा होप फैक्टर की बात करते हैं। सपोज दैट कि आप दूसरा दूसरा सिचुएशन में कह रहा हूँ, सपोज दैट रिजल्ट निकला और अनीता मैम का भी नाम है उसमें, यूपीएससी 1 to 10 में है या यूपीएससी के लिस्ट में है, व्हाट विल हैपन, किसको कॉल करेंगे आप सबसे पहले? मेरे हिसाब से अपनी मम्मी को करें या पापा को करें। तो आपकी मम्मी एंड पापा को जब आप कॉल करोगे तो उस समय जो उनके चेहरे पे स्माइल आएगी ना, वो प्राइसलेस स्माइल। और वो अपने दिल से पूछिएगा कि आप उस स्माइल के लिए क्या 5-6 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं 1 साल तक। भगवान पे मैं भी बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि माँ बाप ही भगवान के एक रूप हैं, और माँ बाप के लिए तो लोग जान भी ले लेते हैं किसी का। तो आप माँ बाप के लिए 5 to 6 आवर्स नहीं पढ़ सकते। एक होप फैक्टर है कि जब रिजल्ट आएगा और जब मैं आईएएस बन जाऊंगा या आईपीएस बन जाऊंगा या आईआरएस बन जाऊंगा तो मेरे पिताजी कितने खुश होंगे या मेरी मम्मी कितनी खुश होगी। अब अपने दिल से पूछिए कि उस प्रीसियस स्माइल के लिए क्या आप 5 to 6 आवर्स 1 साल की बात इतना नहीं कर सकते। आप समझिएगा कि आपके दिल से जरूर यस की आवाज आएगी, एंड देन यू विल नेवर एवर ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम योर गोल। यदि ये फियर फैक्टर और होप फैक्टर दोनों ही रखते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी है, मैं वही उसी थ्योरी के तहत मैंने समझाया इस चीज को। तो आई थिंक कि ये दोनों बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कि हम हमारे साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है और सबसे अच्छा क्या हो सकता है। इन दोनों चीजों को यदि हम लेके चलें यदि साथ में, तो डेफिनेटली आई विल नेवर एवर ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम माय ओरिजिनल गोल। तो आई थिंक मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया। थैंक यू संदीप जी। तो अगर आप सच में इस देश के, माफ कीजिएगा, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, अगर सच में आप इस देश के ब्यूरोक्रेसी में, इस देश की सबसे अहम, सबसे कठिन परीक्षा के उस किले को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपके लिए संदीप जी ने जैसा बताया, और अगर मैं उसके सार को निकालूं तो वो ये है कि आपको अपना मेंटल स्ट्रेंथ, अपना इमोशनल मोटिवेशन और अपनी एनर्जी टुवर्ड्स द स्टडी, इन तीनों को अलाइन करते हुए एक लाइन में लाना होगा। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये यूपीएससी क्या है, जिंदगी की कोई परीक्षा भी आप फेल नहीं हो सकते हैं, हर जगह पास होने की उम्मीदें बनी रहेंगी और बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल पास होंगे। अगले एपिसोड में हम बहुत सारी बातें करेंगे पीटी को लेकर के, प्रीलिमिनरी एग्जाम जो होता है आखिर वो क्या होता है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, किस तरह से उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, कितने घंटे देने चाहिए और उन घंटों को किस तरह से सेग्रीगेट करना चाहिए, ये सब संदीप हमें बताएंगे। साथ ही मोटिवेशन को लेके हमने छोटी छोटी बातें, हर हर एपिसोड में हम मोटिवेशन आपका किस तरह से होना चाहिए, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, कुछ कहानियों के साथ, कुछ स्टोरीज के साथ और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपके लिए जरूर लेकर आएंगे, ताकि आप समझ सकें कि सिर्फ ब्रिलियंट छात्र ही नहीं होना है, बल्कि ब्रिलियंसी का परफॉर्मेंस भी एक्सलेंट लेवल पे देना है। नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत भी होती नमस्कार रहेगी। मैम, थैंक यू और सो बहुत मच, बहुत शुक्रिया आपने संदीप बुलाया। जी आपका, जो इतनी अच्छी जानकारी हमारे स्टूडेंट्स को आपने दिया। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, खासकर वो छात्र जो खुद भी या माता पिता के कहने पर भी चाहते हैं कि हम यूपीएससी का एग्जाम पास कर जाएं, उनके लिए बहुत बड़ी जानकारी है ये। और आप इस वीडियो को जरूर देखें और लाइक सब्सक्राइब भी करें और शेयर जरूर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी ये बातें पहुंच सकें। साथ ही इसके साथ ही, क्योंकि हर वीक में हर मंडे को आपको इस तरह की जानकारियां मिलती रहेंगी, हर सोमवार हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे और ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए सोमवार तक का इंतजार भी जरूर बरकरार रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।
ठीक है, नमस्कार मैम।